हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे मुगल साम्राज्य का पतन, जिसमें कि मैंने एक पार्ट आपको करवा दिया है, जिसमें कि मैंने आपको पतन के मूलभूत कारण करवा दिए हैं। तो आज का हमारा है सेकंड पार्ट, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं औरंगजेब की गलत और मूर्खतापूर्ण नीतियां भी कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण थे। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि औरंगजेब की ऐसी कौन सी नीतियां थी या उसमें ऐसा क्या हुआ उसके शासनकाल में जिसके कारण मुगल साम्राज्य पतन की ओर बढ़ गया। चलिए, यह सत्य है कि समय के साथ साथ मुगल साम्राज्य पतन की ओर जा रहा था, परंतु औरंगजेब की गलत और मूर्खतापूर्ण नीतियों ने मुगल साम्राज्य की जड़ों को और ज़्यादा खोखला कर दिया। मतलब कि उसके शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में कुछ ऐसा हुआ, ऐसी ऐसी नीतियाँ अपनाई गई, ऐसा उसका शासन सिस्टम था, शासन करने का तरीका था, जिसके कारण मुगल साम्राज्य की जड़ें जो है वो कमज़ोर हो गई और उसका पतन होना निश्चित हो गया। ओके, तो इसमें हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि औरंगजेब की धार्मिक नीति की उसने ऐसे धार्मिक कौन सी नीति अपनाई थी। मतलब उसका धर्म के प्रति स्वभाव कैसा था, धर्म के प्रति उसका स्वभाव खराब था, जिसके कारण जो है वह मुगल साम्राज्य के पतन में एक कारण सिद्ध हो गया। तो इसको हम देखते हैं कि औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था, मतलब मुस्लिम धर्म का बहुत ज़्यादा फॉलोवर था। वह भारत में इस्लाम का प्रसार करना चाहता था। वह भारत की भूमि को दार उल इस्लाम या फिर इस्लाम की पवित्र भूमि, इस्लाम की पवित्र भूमि को जो है दार उल इस्लाम कहा जाता है, बनाना चाहता था। वह हिंदू धर्म से घृणा करता था। अब देखिए, औरंगजेब है वो हिंदू धर्म से घृणा कर रहा है, जबकि वो हिंदुओं के देश में रह रहा है। तो वहाँ पर जो अगर वह हिंदू धर्म से घृणा करेगा तो जनता भी उससे घृणा करेगी, उससे नफरत करेगी और उसका विद्रोह करेगी। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में हिंदुओं पर अनेक अत्याचार किए, हिंदुओं के मंदिर नष्ट करवाए और हिंदुओं पर जजिया और तीर्थ यात्रा कर लगा दिया। जजिया मतलब धार्मिक कर था एक, जो कि हिंदुओं को देना पड़ता था मुसलमानों के राज्य में रहने पर, और तीर्थ यात्रा कर कि जो हिंदू जो थे वो अपने धार्मिक स्थलों पर जहाँ पर जाते थे मतलब पूजा करने के लिए, तो वहाँ पर भी उनसे कर लिया जाता था। ये दोनों कर इसने लगा दिए। इससे पहले जो शासक थे अकबर, जहांगीर, शाहजहां, किसमें ये कर नहीं लगाए गए थे। औरंगजेब ने मुसलमान की अपेक्षा हिंदुओं से अधिक कर लेने के आदेश दिए। मतलब मेन पॉइंट यही है कि उसकी धार्मिक नीति हिंदुओं के प्रति बहुत ज़्यादा गलत थी। वह हिंदुओं पर अत्याचार करता था, उनके मंदिर तोड़वाता था, उन पर टैक्स ज़्यादा लगाता था और उन्हें अपने दरबार में जो है हिंदू धर्म के लोगों को ऊंची नौकरियां नहीं देता था, अच्छे पद नहीं देता था, उनको अच्छी सैलरी नहीं देता था, और हिंदू धर्म के लोगों के लिए वह कोई भी अच्छा काम नहीं करता था। तो ये सारे कारण जो थे ये औरंगजेब की धार्मिक नीति में आते हैं, और उसके कारण जो है हिंदू धर्म के लोग उसके विरुद्ध हो गए और उसके विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे और उसके विरुद्ध विरोध करने लगे उसका। ओके, कि इसने हिंदुओं को उच्च पदों से निकालना शुरू कर दिया, कि जो जो हिंदू धर्म के लोग दरबार में ऊंचे पद पर थे उनको इसने नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। इसके अलावा इसने हिंदुओं को दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन इत्यादि त्यौहार मनाने से भी मना कर दिया। इसने हिंदुओं को शक्ति के बल पर अथवा लालच देकर मुसलमान बनाने का प्रयास किया। मतलब इसने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने की भी कोशिश की। इस कारण हिंदू मुगलों के शत्रु बन गई। जाटों, सिखों, मराठा, सतनामियों, राजपूत ने औरंगजेब की धार्मिक नीति से परेशान होकर विद्रोह कर दिया। किन किन जाति के लोगों ने? जाटों ने, सिखों ने, मराठाओं ने और सतनामियों ने और राजपूतों ने जो है इनके धार्मिक नीति से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि हिंदू धर्म के लोगों पर बहुत अत्याचार कर रहा था। इस कारण जो इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और इसके नियम कानूनों को मानने से मना कर दिया और इसको टैक्स देने से भी मना कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप समस्त साम्राज्य में अराजकता मतलब अशांति फैल गई, जिससे मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। एक कारण था ये मुगल साम्राज्य के पतन का। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है औरंगजेब की राजपूतों के प्रति नीति, कि राजपूत नीति कैसी थी औरंगजेब की, क्योंकि राजपूत काफ़ी ज़्यादा थे मुगल साम्राज्य में। कि औरंगजेब के पूर्वजों ने, विशेषकर अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने राजपूतों के साथ मित्रतापूर्वक नीति अपनाई थी। मतलब उनके
अच्छे संबंध रहे थे राजपूतों के साथ, क्योंकि अकबर की पत्नी तो जोधा जो थी वो राजपूत ही थी एक, तो उनके मतलब मित्रता की नीति थी, वो उनका अच्छा खासा व्यवहार रहता था राजपूतों के साथ। राजपूत ने भी अपनी जान पर खेलकर मुगल साम्राज्य की रक्षा की और अपनी मित्रता निभाई, परंतु औरंगजेब ने मित्रता और सहयोग की नीति के स्थान पर राजपूत के विरुद्ध युद्ध करने की नीति अपनाई। उसने राजपूतों का विरोध किया और उनको जो है शक्ति के बल पर दबाने की कोशिश की और उनके साथ युद्ध किए औरंगजेब ने सर्वप्रथम मारवाड़ पर आक्रमण किया, जो कि एक राजपूत राज्य था मारवाड़, और जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को शासक मानने से इनकार कर दिया। जो ये मारवाड़ राज्य था, यहाँ का राजा कौन था? जसवंत सिंह। जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तो उसके बाद उसका पुत्र अजीत सिंह जो है वो गद्दी पर बैठता है, लेकिन औरंगजेब अजीत सिंह को गद्दी पर बैठाने से मना कर देता है, उसको शासक नहीं मानता, उसका विरोध करता है। मारवाड़ के राजपूतों ने भी अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर दी। मतलब राजपूत राज्य ने जो है, जब अजीत सिंह को इसने शासक मानने से मना कर दिया तो मराठों ने मुगलों के विरुद्ध जो है युद्ध करने आरंभ कर दी। मतलब दोनों पक्षों में जो है युद्ध वैर भाव स्टार्ट हो गया। कालांतर मतलब आगे आने वाले समय में मारवाड़ ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। मतलब कि मारवाड़ राज्य मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया, वह किसी के अधीन नहीं था। इन युद्धों से मुगलों को बहुत हानि हुई, उन्हें राजपूतों की सेवाएं भी मिलनी बंद हो गई। अब राजपूत जो थे वो मुगल राजाओं के स्वामी भक्त नहीं रहे, ना ही वो मुगल राजाओं को कोई सहायता देते थे और ना ही उनके साथ उनकी कोई मित्रता थी। तो ये सारा सिस्टम किसने खराब किया था? ये औरंगजेब ने खराब किया था। अगर ये राजपूतों के साथ मित्रता पूर्वक नीति रखता तो राजपूत इसको सहयोग भी देते, इसको प्रशासन में भी सहायता देते और युद्धों में भी जो इसकी सहायता करते, लेकिन औरंगजेब ने अपने संबंध राजपूतों से खराब कर लिए। तो ये राजपूत नीति भी पतन का कारण बनी। थर्ड पॉइंट हमारा है औरंगजेब की दक्षिण नीति, कि दक्षिण भारत में जो राज्य थे उन राज्यों के प्रति औरंगजेब की नीति कैसी थी। कि औरंगजेब की दक्षिण भारत के प्रति अपनाई गई नीति भी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। औरंगजेब ने अपने पूर्वजों मतलब कि अपने जो दादा परदादा थे इनकी तरह दक्षिण भारत को जीतने का निश्चय किया। उसने बीजापुर और गोलकुंडा को जीतने और मराठों के विरुद्ध युद्ध करने में अपने शासन के अंतिम 25 वर्ष लगाए। मतलब कि बीजापुर राज्य है वह भी दक्षिण भारत में पड़ता है, गोलकुंडा है वह भी दक्षिण भारत का राज्य है। तो इन दो राज्यों से जो है औरंगजेब को जीतने में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर शक्तिशाली शासन स्थापित था, हिंदू वंश के लोग शासन कर रहे थे। तो इन दो शासकों को जीतने में जो है इसको काफ़ी मुश्किल है, इसको काफ़ी युद्ध करने पड़े, इसको बहुत पैसा लगाना पड़ा। और जो एक मराठे थे जो इसका विरोध कर रहे थे, शक्तिशाली थे, मराठों के विरुद्ध भी लड़ते लड़ते जो इसने काफ़ी युद्ध किए और काफ़ी पैसा भी बर्बाद किया। तो इसके कहा जाता है कि इसने 25 वर्ष जो अपने शासनकाल के जितने वर्ष इसने शासन किया उसमें 25 वर्ष जो है इसने मराठों के खिलाफ युद्ध करने में और बीजापुर और गोलकुंडा को जीतने में लगा दिए। औरंगजेब ने दक्षिण भारत को जीतने के लिए अपनी संपूर्ण सैनिक और आर्थिक शक्ति लगा दी और दक्षिण में एक लंबे समय तक रहने से उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। आर्थिक शक्ति मतलब खूब सारा पैसा लगा दिया, सैनिक मतलब अपने सारे सैनिक जो है इसने दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने में खराब कर दिए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उत्तर भारत में सम्राट की अनुपस्थिति में भारत की राजनीतिक स्थिति खराब हो गई, क्योंकि यह खुद तो दक्षिण भारत गया हुआ था राज्यों को जीतने के लिए। तो इस समय जो है दिल्ली में या फिर आगरा में जो है जहाँ मुगल सम्राट की ज़रूरत थी वहाँ पद खाली था, वहाँ पर कोई नहीं, यह अपने मंत्रियों को छोड़कर आया था राजमहल को। मतलब कि सारा प्रशासन अपने मंत्रियों के भरोसे छोड़कर ये दक्षिण भारत की विजय के लिए निकल पड़ा था। तो जब सम्राट राज्य में नहीं था तो वहाँ की राजनीतिक स्थिति खराब हो गई और विभिन्न स्थानों पर विद्रोह होने आरंभ हो गए, जिन्हें औरंगजेब के उत्तराधिकारी दबा नहीं सके। इस प्रकार औरंगजेब की दक्षिण नीति मुगल साम्राज्य के लिए काफ़ी हानिकारक हुई। अगर वह दक्षिण भारत में अपना समय खराब नहीं करता और उत्तर भारत में अपने शासन प्रशासन की तरफ ध्यान देता, उसको अच्छे प्रकार से चलाता वहाँ पर राज्य में रहकर,
तो शायद प्रशासन संभल सकता था, आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती थी और मुगल साम्राज्य के पतन को कुछ समय के लिए टाला जा सकता था। नेक्स्ट है औरंगजेब का शकी स्वभाव, मतलब कि उसका स्वभाव भी ऐसा ही था, खराब था। वो सारा दिन सभी लोगों पर शक करता रहता था, वो किसी पर भी यकीन नहीं करता था, अपने बीवी बच्चों पर भी वो यकीन नहीं करता था। उसको लगता था कि हाँ, इसके पीछे इनकी कोई चाल है, इनका कोई षड्यंत्र है, वो अपने मतलब के लिए कर रहे हैं। कि औरंगजेब बहुत शकी स्वभाव का व्यक्ति था। वह अपने पुत्रों, सगे संबंधियों और मंत्रियों पर विश्वास नहीं करता था। वह सभी को संदेह की दृष्टि से देखता था। उसने अपने मंत्रियों और शहजादों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उनके पीछे गुप्तचर छोड़ दिए। यहाँ तक कि औरंगजेब ने अपने प्रशासन में शहजादों को किसी भी उच्च पद पर नियुक्त नहीं किया, मतलब कि इसके जो पुत्र थे उनको भी इसने दरबार में किसी भी ऊंचे पद पर नौकरी नहीं दी। इस कारण राजमहल के अधिकतर शहजादे प्रशासनिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि उनको ऊंचे पद नहीं दिए गए दरबार में, उनको दरबार में भागीदारी में का इतना मौका नहीं मिला। इस कारण जो उनको प्रशासन चलाने का इतना ज्ञान ही प्राप्त नहीं हुआ। अगर औरंगजेब उनको प्रशासन में अपने साथ रखता या उनको प्रशासन का ज्ञान देता, शासन चलाने की नीतियाँ सिखाता, तो शायद वो अच्छी प्रकार से शासन चला पाते। यहाँ तक कि औरंगजेब के वो विरोधी बन गए शहजादे, क्योंकि उनको गुस्सा आता था कि हमारे पिताजी, हमारे कोई औरंगजेब का भतीजा था, कोई औरंगजेब का भांजा था। तो इसी तरह उन शहजादों को गुस्सा आता था कि हमें ऊंचे पद पर नौकरियां नहीं मिल रही, हमें किसी भी अच्छे काम का नेतृत्व नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण वो औरंगजेब का विरोध करने लगे। औरंगजेब से गद्दी प्राप्त करने के लिए इन शहजादों ने विद्रोह और षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए, जिससे संपूर्ण साम्राज्य में अशांति, अव्यवस्था उत्पन्न हो गई और मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होना चालू हो गया। क्योंकि महल में ही षड्यंत्र होने लगे सम्राट के खिलाफ, तो वहाँ पर एकता स्थापित नहीं रही, जिसके कारण धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है जागीरदारी संकट। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल तक जागीरदारी प्रणाली सही प्रकार से कार्य करती रही, परंतु औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम 25 वर्षों में इस प्रणाली में अनेक दोष उत्पन्न हो गए। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए मनसबदारों को नगद वेतन की जगह जागीरें, मतलब भूमि का टुकड़ा बांटने आरंभ कर दी। इसने क्या किया कि जो दक्षिण भारत के राज्य जीते थे, वहाँ पर जो सूबेदार रहते थे, जो नौकरी करते थे, तो उनको जब सैलरी देनी होती थी तो ये औरंगजेब नगद सैलरी नहीं देता था, उनको जागीरें दे देता था, उनको भूमि के टुकड़े प्रदान करता था। मतलब कि किसी भी राज्य के गवर्नर या सूबेदार को एक गांव की भूमि दे दी कि ये तुम्हारी सैलरी के रूप में रख लो। ऐसे करके इसने सारे भूमि जो है इनको बांट दी मनसबदारों को, जागीरदारों को। जागीरें किसको बोला जाता है? भूमि के टुकड़े को। जिसके परिणाम स्वरूप लगभग सारी जागीरें बंट गई और कुछ सूबेदार फिर भी बाकी रह गए जिनको जागीरें नहीं मिली। इस कारण जागीरदारी संकट उत्पन्न हो गया और जागीरों की कमी हो गई। अभी भी बहुत से मनसबदार ऐसे रह गए थे जिन्हें नगद वेतन के बदले जागीर नहीं मिल रही थी, क्योंकि जागीरें खत्म हो गई थी। अब जागीरें बाकी ही नहीं रही, तो उनको वो औरंगजेब कैसे दे। औरंगजेब ने स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए पुराने मनसबदारों की जागीरों में कमी करनी आरंभ कर दी। मतलब कि जिन मनसबदारों को जागीरें, मतलब कि ज़मीन दी हुई थी, उनसे ज़मीन वापस लेनी शुरू कर दी कि आधी ज़मीन मुझे वापस दे दो। तो जिस कारण जिनसे ज़मीन छीनी गई उन्होंने सम्राट का विरोध करना आरंभ कर दिया कि हम अपनी ज़मीन या अपनी जागीर आपको वापस नहीं देंगे, जिससे मनसबदारों ने विद्रोह कर दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जागीरदारी संकट और ज़्यादा हो गया। मतलब कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो लगभग सभी जागीरें खत्म हो चुकी थी और औरंगजेब की मृत्यु के बाद तो यह संकट और ज़्यादा हो गया। किसी के भी काबू में यह सिस्टम नहीं आ रहा था, क्योंकि सारा सिस्टम बिगड़ चुका था। कहीं ना कहीं यह जागीरदारी संकट ही मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है ये पतन का, कि जागीरदारी संकट ने मुगल साम्राज्य को पतन की ओर धकेल दिया। अगर जागीरदारी संकट उत्पन्न ना हुआ होता और प्रशासन अच्छे प्रकार से चल रहा होता तो शायद इसके पतन को रोका जा सकता था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मुगल साम्राज्य का विस्तृत होना, मतलब मुगल साम्राज्य का काफ़ी बड़ा होना।
अकबर ने पूरे उत्तरी भारत के साथ साथ दक्षिण में मतलब दक्षिण भारत में खानदेश राज्य और अहमदनगर को भी जीत लिया था। किसने? अकबर की बात हम कर रहे हैं। शाहजहां और जहांगीर ने भी अपने समय में दक्षिण भारत में कई राज्यों को जीता। औरंगजेब ने भी दक्षिण भारत में बीजापुर और गोलकोंडा जैसे राज्यों को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इससे मुगल साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हो गया, मतलब कि मुगलों के पास अनेक राज्य हो गए जो उनके अधीन थे। उत्तर भारत में भी कई राज्य मुगलों के अधीन थे और दक्षिण भारत में भी इन्होंने कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया और सम्राट खुद बैठता था दिल्ली में। तो उससे जो है इतने बड़े साम्राज्य को संभालना बहुत मुश्किल हो गया। जगह जगह सूबेदारों की नियुक्ति की हुई थी, लेकिन वो वफादार नहीं होते थे, जिसके कारण कि प्रशासन ज़्यादा बड़ा हो गया और सम्राट के अकेले के कंट्रोल में नहीं रहा। औरंगजेब ने समस्त मुगल साम्राज्य को 21 प्रांत में, मतलब कि उसने अपने समय में जो है 21 प्रांतों में मुगल साम्राज्य को बांट दिया। परंतु इतने बड़े साम्राज्य को दिल्ली से नियंत्रित करना बहुत कठिन हो गया। इस कारण दूर दराज के क्षेत्र के गवर्नर विद्रोह करके स्वतंत्र होने का प्रयास करने लगे। अब मान लो कि औरंगजेब सम्राट है और वह गद्दी पर बैठा है कहाँ? दिल्ली में। अब दक्षिण भारत के जो राज्य वो काफ़ी दूर पड़ते थे और वहाँ पर जो इसने सूबेदार नियुक्त किए हुए थे, जिसके कारण वो सूबेदार जो वो धीरे धीरे विद्रोह करने लगे और स्वतंत्र होने का प्रयास करने लगे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद इस प्रकार के विद्रोह जो है वो बहुत आम हो गए, जिन्हें मुगल बादशाह जो है वो दबाने में असफल रहे। कि जब औरंगजेब की डेथ हो गई उसके बाद विद्रोह और ज़्यादा होने लगे और जो है अलग अलग प्रांतों के सूबेदार स्वतंत्र होने की कोशिश करने लगे। स्वतंत्रता का मतलब है कि वो मुगल साम्राज्य के अधीन रहकर कार्य नहीं करना चाहते थे, वो अपना अलग राज्य का शासन चलाना चाहते थे। परिणाम स्वरूप अनेक प्रांत जो है वो स्वतंत्र हो गए मुगल साम्राज्य से, जिससे कि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया और उसका मतलब साम्राज्य भी छोटा हो गया धीरे धीरे, क्योंकि पहले तो इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि उसको अच्छी प्रकार से संभाल नहीं पाई, फिर वह बिखरने लगा तो इतना छोटा हो गया कि उसके पास जो है प्रांत ही नहीं बचे। तो मुगल साम्राज्य का बड़ा होना, विस्तृत होना भी एक कारण था पतन का। नेक्स्ट है मराठा शक्ति का उदय। कि मराठों का उदय जो है पतन का कारण बना मुगलों के। कि मराठों के उदय ने मुगल साम्राज्य के पतन में अहम भूमिका निभाई। मराठा शिवाजी के नेतृत्व में शक्तिशाली होने लगे। कि जो शिवाजी थे जब वो आए मराठा में शामिल हुए तो उस समय जो है मराठों की शक्ति काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। मराठों ने मुगलों के अनेक प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब ने भी शिवाजी के विरुद्ध कई अभियान भेजे, मतलब कई बार उनसे लड़ाइयाँ की, कई बार युद्ध किए। इस प्रकार मराठों और मुगलों के बीच एक लंबा संघर्ष शुरू हो गया, मतलब उनके बीच हर महीने 2-3 महीने में जो साल में कई बार युद्ध होते रहते थे, जो 20 वर्षों तक चला। मतलब 20 वर्षों तक इनके बीच में युद्ध होते रहे। कब से कब तक? 1687 से 1707, जब तक औरंगजेब मर नहीं गया। औरंगजेब 1707 में ही डेथ होती है उसकी, तब तक जो है युद्ध चलते रहे मराठों के साथ। मराठा साहू जो है नाम है, तो मराठा था ये। साहू ने 22 जनवरी 1708 को सतारा में, जो कि महाराष्ट्र में एक राज्य है सतारा, वहाँ पर मराठों का स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। मतलब कि अपना एक अलग राज्य स्थापित कर लिया जहाँ पर मराठा स्वतंत्र रूप से शासन करते थे, वो किसी के अधीन काम नहीं करते थे। इसके बाद जो है मराठा में पेशवा जो है मराठों के शासन काल में प्रधानमंत्री को पेशवा बोला जाता था। तो इन्होंने मुगलों का विरोध जारी रखा। इस संघर्ष में भी मुगलों को बहुत हानि उठानी पड़ी। आगे आने वाले समय में मराठों ने मुगलों को दक्षिण भारत से भी भगा दिया। कि दक्षिण भारत में जहाँ मुगल साम्राज्य जहाँ जहाँ फैला हुआ था वहाँ पर भी मराठों ने जो है अपना अधिकार कर लिया और मुगलों का वहाँ पर अधिकार छीन लिया और खुद अधिकार कर लिया, जिससे जो है अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए दक्षिण भारत में और मुगल साम्राज्य का जो है वो पतन होने लगा, क्योंकि दक्षिण भारत में मुगलों का कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रहा। तो मराठे भी इनके पतन का कारण बने, क्योंकि मराठे जो थे वो काफ़ी शक्तिशाली थे, काफ़ी शक्तिशाली प्रजाति के लोग थे। ये लड़ाकू थे, इनको लड़ाई करने के तौर तरीके मुगलों से भी ज़्यादा आते थे और ये
मतलब कि अपने वचन के पक्के होते थे और ये युद्ध भूमि में हारते भी नहीं थे। बहुत कम चांस होते थे कि ये हार जाए। ये अपनी जान पर खेलकर जो है अपने राज्य को बचाना चाहते थे और जीतना चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह जो कि एक बाहरी आक्रमणकारी था, दूसरे देश का आक्रमणकारी था, ईरान का व्यक्ति था नादिर शाह, जिसने कि भारत पर आक्रमण किया। कि 1738 ईस्वी में ईरान के शासक नादिर शाह ने एक विशाल सेना सहित, कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी शासन कर रहे थे मुगल वंश में, तो 1738 में ईरान का शासक था ये नादिर शाह जो है, यह एक विशाल सेना लेकर भारत की पश्चिमी सीमा पर इसने आक्रमण कर दिया। कि भारत की जो पश्चिम साइड है, पश्चिम दिशा है, उस साइड से इसने भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह ने सिंधु नदी को पार करने के बाद जनवरी 1739 ईस्वी को लाहौर पर आक्रमण कर दिया, जो कि पंजाब में है, अब तो पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय भारत का हिस्सा हुआ करता था लाहौर। तो इसने लाहौर पर आक्रमण किया। उस समय लाहौर का गवर्नर कौन था? जकारिया खान। तो जकारिया खान ने जो है दिल्ली में जो मुगल शासक बैठा था उससे सहायता मांगी कि ऐसे ऐसे एक ईरानी आक्रमणकारी जो है वो आया हुआ है, उसने लाहौर पर आक्रमण कर दिया, मुझे आपकी सहायता चाहिए। लेकिन उसे दिल्ली से मुगल जो सम्राट था उसकी कोई ज़्यादा सहायता नहीं मिली। इसलिए जकारिया खान ने जो है वो चालाकी से काम लिया और नादिर शाह की अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि जकारिया खान जानता था कि नादिर शाह से वो जीत नहीं पाएगा, इससे अच्छा है कि वो उसकी अधीनता ही स्वीकार कर ले। इसलिए जो है इस गवर्नर ने नादिर शाह का ज़्यादा विरोध नहीं किया और नादिर शाह की अधीनता स्वीकार कर ली और उसे 20 लाख रुपए क्षतिपूर्ति भी दी। मतलब कि उसको 20 लाख रुपए दिए और उसका विरोध भी नहीं किया। इसके बाद नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, जहाँ पर मुगल सम्राट था। इस समय मुगल बादशाह कौन था दिल्ली में? मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। ये कहीं कहीं मोहम्मद शाह भी लिखा होता है। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच फरवरी 1739 को करनाल नामक स्थान पर युद्ध हुआ। तो नादिर शाह के बीच में और मुगल सम्राट के बीच में करनाल में युद्ध होता है 1739 ईस्वी में। इस युद्ध में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया, कि जो मुगल शासक था वो हार गया नादिर शाह से और मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया इसने युद्ध भूमि में। इसके बाद नादिर शाह ने दिल्ली पहुंचकर जो है भयंकर लूटपाट की मुगल साम्राज्य में। जाते समय नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को रिहा कर दिया, कि जब इसने दिल्ली को लूट लिया नादिर शाह ने, तो यह भारत से चला गया और इसने जाते जाते मुगल सम्राट को भी बंदी गृह से आज़ाद कर दिया, छोड़ दिया और उसका राज्य भी उसे वापस लौटा दिया। परंतु सिंधु नदी के पार के प्रदेशों को नादिर शाह ने ईरानी साम्राज्य में मिला लिया। मतलब कि पश्चिमी भारत के जो राज्य थे, जैसे कि लाहौर था, वहाँ पर पंजाब था, इन सभी को इसने नादिर शाह ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। नादिर शाह भारत से जाते समय 30 करोड़ रुपए लेकर गया था दिल्ली से और अन्य राज्यों से लूट कर जो है वो कितनी धनराशि ले गया था अपने साथ? 30 करोड़ रुपए। और शाहजहाँ का जो रत्न जड़ित मयूर सिंहासन था वह भी अपने साथ ले गया, कि शाहजहाँ जिस तख्त पर या जिस सिंहासन पर बैठता था उसका नाम था मयूर सिंहासन, जो कि बहुत ही कीमती था, उसमें बहुमूल्य हीरे जड़े हुए थे, तो उसको भी वह अपने साथ ले गया। नादिर शाह के आक्रमण से मुगल साम्राज्य को जान माल की बहुत हानि, मतलब बहुत नुकसान हुआ पैसे का। एक तो युद्ध भूमि में नुकसान हुआ और बाकी वो 30 करोड़ रुपए जो है संपत्ति लूट कर ले गए और यहाँ से बहुमूल्य हीरे जवाहरात जो है, जो महंगी महंगी चीज़ें थी, वो सारी की सारी लूट कर अपने साथ ईरान ले गया। और मुगल साम्राज्य की दुर्बलता का भी सभी को पता लग गया। अब विभिन्न प्रांतों के सूबेदारों ने भी स्वतंत्र होने के प्रयास कर दिए, क्योंकि जब मुगल सम्राट हार गया युद्ध भूमि में, तो उस समय जो है सम्राट की भी पोल खुल गई कि सम्राट कमज़ोर है, वह एक आक्रमणकारी से जीत नहीं सका। तो इसलिए जो अलग अलग प्रांत या अलग अलग राज्यों के जो सूबेदार थे, अब वो भी कहने लगे कि हम मुगल सम्राट के अधीन नहीं रहेंगे, हम अपना अलग से स्वतंत्र राज्य स्थापित करेंगे। इसलिए उन्होंने स्वतंत्र होने के प्रयास शुरू कर दिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है
अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। पहले नादिर शाह का आक्रमण होता है 1738-39 में। उसके बाद जो अहमद शाह अब्दाली है भी एक बाहरी आक्रमणकारी था। इसने आक्रमण किए कब से लेकर कब तक, 1747 ईस्वी से लेकर 1761 ईस्वी तक। कि नादिर शाह के आक्रमण के बाद 1747 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह के बाद आप ये याद रखें, आप अहमद शाह अब्दाली को पहले मत लिख देना, पहले नादिर शाह का आक्रमण होता है भारत पर, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली का। तो इसके आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत से धन लूटना और अपना साम्राज्य का विस्तार करना, कि भारत से धन लूटकर भारत के राज्यों को अपने राज्यों में शामिल करना। इसने सबसे पहले 4 आक्रमणों द्वारा पंजाब पर अधिकार किया, मतलब इसने बैक टू बैक पंजाब पर लगातार आक्रमण किया और वहाँ से धन लूटा और वहाँ के राज्य, जो पंजाब का राज्य था, उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसने लाहौर पर भी अधिकार कर लिया। फिर है कि पानीपत के मैदान में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच एक निर्णायक लड़ाई हुई, मतलब एक युद्ध हुआ भयंकर, किनके बीच में, मराठों के बीच में और इस अहमद शाह अब्दाली के बीच। इस लड़ाई में मराठे हार गए और अहमद शाह अब्दाली जीत गया। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद जो है पंजाब पर 3 आक्रमण और किए और यहाँ से काफ़ी धन लूटा और यहाँ के सैनिकों को अपने साथ ले गया और यहाँ की औरतों को भी अपने साथ वो अपने देश ले गया। इन आक्रमणों द्वारा अहमद शाह अब्दाली भारत से भारी मात्रा में धन लूट कर ले गया। इन आक्रमणों द्वारा मुगल साम्राज्य को जान माल की, मतलब जान भी गई बहुत सारे लोगों की और पैसे की भी हानि हुई और उनकी दुर्बलता की पोल खुल गई। मतलब एक बार और जो है लोगों को पता चल गया कि मुगल सम्राट जो है वो बिल्कुल भी योग्य नहीं है, वो किसी भी आक्रमणकारी का सामना नहीं कर पा रहा है और यहाँ पर नाम मात्र का गद्दी पर बैठा हुआ है, जिससे कि अन्य प्रांतों के जो सूबेदार या गवर्नर थे वो स्वतंत्र होने का प्रयास करने लगे। तो ये 2 आक्रमणकारी थे जिन्होंने कि मुगल साम्राज्य को काफ़ी लूटा और यहाँ से काफ़ी धन भी लिया। और हमारा लास्ट पॉइंट है कि मुगल साम्राज्य के पतन का कारण एक ये भी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय, कि जो अंग्रेज़ों की कंपनी थी, अंग्रेजी कंपनी का उदय हो रहा था। कि 1600 ईस्वी में भारत एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए इंग्लैंड की सरकार द्वारा एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, मतलब कि एक कंपनी जिसमें कि 10-15 लोगों को भारत में व्यापार करने के लिए भेजा गया, जो अच्छे अच्छे व्यापारी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी व फ्रांसीसियों की कंपनी, इन दोनों के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा हुई, मतलब कि व्यापार को लेकर झगड़ा हुआ। एक तरफ तो इंग्लैंड की कंपनी आई हुई थी व्यापार करने के लिए, दूसरी तरफ फ्रांस की कंपनी व्यापार करने के लिए आई हुई थी। तो इसमें जो इंग्लैंड की कंपनी थी वो ज़्यादा शक्तिशाली थी। इन्होंने फ्रांसीसियों के साथ 3 युद्ध लड़े, जिन्हें कि कर्नाटक के युद्धों के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराकर भारत के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। किसने? अंग्रेजों ने। इसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल की राजनीति में रुचि लेनी शुरू कर दी, क्योंकि उस समय जो बंगाल था वो एक बहुत अच्छा व्यापार का केंद्र था और एक काफ़ी पैसे वाला राज्य भी था। परिणाम स्वरूप 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर की लड़ाई में विजय प्राप्त करके बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर इन्होंने अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। किन्होंने? अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई लड़ी 1757 में बंगाल के शासक के साथ। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और इन दोनों युद्धों में जो अंग्रेज जीत गए और जीतने के बाद जो है अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम से इन क्षेत्रों में कर लगाने और यहाँ पर कर इकट्ठा करने के अधिकार प्राप्त कर लिए। किन किन राज्यों में? बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा, इन 3 राज्यों में जो है वो कर भी अंग्रेज लगाने लगे और यहाँ से कर इकट्ठा भी कौन करने लगे? टैक्स। तो टैक्स इकट्ठा भी अंग्रेज ही करते थे, जिससे अंग्रेजों को काफ़ी लाभ मिलता था, काफ़ी पैसा उनके पास आता था। इस प्रकार बंगाल में कंपनी का शासन स्थापित हो गया, मतलब अंग्रेजी कंपनी का शासन स्थापित हो गया। इस समय मुगल साम्राज्य की स्थिति बहुत कमज़ोर थी, मतलब मुगल सम्राट में यहाँ इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अंग्रेज़ों का विरोध कर सके और बंगाल, बिहार, उड़ीसा को उनसे आज़ाद करवा सके अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों ने स्थिति का लाभ उठाकर 1803 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया, मतलब मुगल सम्राट पर अधिकार कर लिया।
इस प्रकार मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, क्योंकि मुगल सम्राट अंग्रेजों के अधीन हो गया और वह उनकी पेंशन पर काम करने लगा। अब मुगल सम्राट का खुद का कोई अस्तित्व नहीं रहा, वह आज़ाद नहीं था, वह खुद अधीन हो गया अंग्रेजों के। तो इस प्रकार जो है ये इतने सारे कारण जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये सारे कारण मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बने। फर्स्ट पार्ट में हमने इसके बेसिक कारणों को पढ़ा। आज हमने औरंगजेब की कौन कौन सी नीतियाँ थी और अन्य कारणों के बारे में भी पढ़ा। तो ये कुल मिलाकर जो है 17-18 पॉइंट्स मैंने आपको करवा दी हैं पतन के। आप इनको मिक्स करके भी लिख सकते हो, या फिर इनको जैसे मैंने करवाया है औरंगजेब वाला अलग करवाया है पतन के कारणों में, और मूलभूत या बेसिक कारण मैंने अलग से करवाए हैं। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे भी लिखो, लेकिन जितना मैंने करवाया उनको अच्छे से लिखोगे तो आपका कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर होगा, आपका जो है ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पतन के कारण आप अच्छे प्रकार से लिख पाओगे एग्जाम में। एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़े हैं। तो हमने सबसे पहला तो औरंगजेब की धार्मिक नीति पढ़ी, जो कि गंदी थी, इसकी धार्मिक नीति खराब थी। इसके राजपूतों के प्रति नीति भी खराब थी। इसकी दक्षिण नीति, जिसमें कि इसने अपने शासन के 25 वर्ष वहाँ पर खराब कर दी, जिसके कारण भी पतन हो गया। औरंगजेब का स्वभाव भी अच्छा नहीं था। जागीरदारी संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि सारी जागीरें जो है बांट दी गई, भूमि बची ही नहीं लोगों को देने के लिए। मुगल साम्राज्य काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, जिसके कारण उसको संभालना कठिन हो गया, और योग्य शासक थे नहीं जो इसको संभाल सकते थे। मराठों का उदय हो गया। मराठों ने भी मुगलों को जीने नहीं दिया, मुगलों का बहुत ज़्यादा विरोध किया और उनके साथ बहुत सारे युद्ध भी किए। फिर 2 आक्रमणकारियों का आक्रमण होता है, नादिर शाह का और अहमद शाह अब्दाली का। इन आक्रमणों से भी मुगलों को बहुत ज़्यादा हानि हुई, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा पैसा लूट कर ये अपने साथ ले गए। फिर जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय हो जाता है। अंग्रेज़ों की कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आ जाती है, और अंग्रेज़ों ने जो मुगलों को अपने अधीन कर लिया, और मुगल जो सम्राट था वो अंग्रेज़ों की पेंशन पर डिपेंड हो गया। मतलब अंग्रेज़ उसको सैलरी देते थे शासन करने के लिए। अब मतलब वो नाम मात्र का शासक रह गया था मुगल सम्राट। और 1857 में जो मुगल साम्राज्य का अंत हो जाता है, उसके बाद कोई भी मुगल सम्राट नहीं बनता। तो इस प्रकार धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है, जिसके कारण मुगल वंश का अंत हो गया। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक यू एवरीवन।